देखिए स्वाद हरियाणा का सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। है आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सियासत में आज बात रेप के आरोप में फंसे गुड़गांव से विधायक उमेश अग्रवाल की। पहले एफआईआर के आने से मुश्किलों में घिरे उमेश अग्रवाल अब राहत की सांस ले रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इस मामले को लेकर एक एफिडेविट वायरल हुआ है जिसमें पीड़िता ने सभी आरोपों को झूठा करार दिया है। एफआईआर और एफिडेविट दाखिल करने के बीच के 9 दिन के फासलों में कुछ अहम सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों पर हमारी एक रिपोर्ट। गुड़गांव से विधायक उमेश अग्रवाल के खिलाफ रेप के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। पहले एफआईआर की कॉपी मीडिया में वायरल हुई तो वहीं अब एक एफिडेविट सामने आया है जिसमें पीड़िता ने साफ लिखा है कि उसने आवेग में आकर झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में सब निर्दोष हैं। इस एफिडेविट के सामने आ जाने से भले ही विधायक उमेश अग्रवाल और बीजेपी राहत की सांस ले रही हो, लेकिन इस एफिडेविट ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल, 4 तारीख को हुई एफआईआर तो अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं किए गए उमेश अग्रवाल? एफआईआर और एफिडेविट के बीच 9 दिन का फासला, इतने दिन क्या करती रही पुलिस? कानून के मुताबिक अगर एफआईआर दर्ज होती है तो बिना किसी देरी के पुलिस का सबसे पहला काम आरोपी को गिरफ्तार करना होता है। ऐसे में पुलिस ने कानून का पालन क्यों नहीं किया? क्या इस केस में पुलिस पर राजनीतिक दबाव है? क्यों अब तक इस केस में पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश नहीं की है? एफआईआर में साफ लिखा है कि पीड़िता के साथ रेप हुआ है और उसका एमएलसी नंबर भी है, लेकिन 13 तारीख को दिए एफिडेविट में पीड़िता ने एफआईआर में लिखी सारी बातों को गुस्से में दर्ज कराई झूठी शिकायत बताया है और इसे वापस ले लिया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर मेडिकल में रेप की पुष्टि हो गई है तो फिर रेप आखिर किसने किया? और अगर रेप नहीं हुआ तो फिर क्या मेडिकल रिपोर्ट गलत है? क्या पुलिस की एफआईआर गलत है? विधायक उमेश अग्रवाल से पार्टी और सरकार कब जवाब तलब करेगी? क्या सरकार को इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं करानी चाहिए? अपने विधायक पर लगे संगीन आरोप का क्या बीजेपी या सरकार को स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? इतने बड़े विवाद के बाद क्यों अब तक उमेश अग्रवाल चुप हैं? कौन तय करेगा कि इस मामले में दोषी कौन और निर्दोष कौन? मीडिया में मामला आने के बाद से महिला अपने घर पर नहीं है। आखिर कहां है पीड़ित महिला? गुड़गांव से बीजेपी विधायक उमेश अग्रवाल आने वाले दिनों में सरकार के लिए सिर का दर्द बन सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने उमेश अग्रवाल पर बलात्कार का आरोप लगाया है। तिलक नगर थाना पुलिस ने उमेश अग्रवाल के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। महिला का आरोप है कि उमेश अग्रवाल ने उनको नशीला पदार्थ देकर उनके साथ बलात्कार किया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। दिल्ली से कैमरामैन गगन के साथ अनिल मौर, हरियाणा न्यूज। तो जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब आज सियासत में ढूंढने की कोशिश होगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये पूरा मामला कैसे एक नाटकीय मोड़ लेता नजर आया। दिल्ली में रहने वाली एक महिला ने गुड़गांव से बीजेपी के विधायक उमेश अग्रवाल पर रेप का आरोप लगाया। दिल्ली के तिलक नगर में एफआईआर दर्ज की गई जिसमें विधायक उमेश अग्रवाल और उनके मित्र संदीप पर आरोप लगाया गया। पुलिस ने धारा 376 और 328 के तहत मामला भी दर्ज कर लिया। पीड़िता के मुताबिक घटना 3 जनवरी की है और एफआईआर 4 जनवरी को दर्ज की गई। पीड़िता द्वारा एफआईआर में दर्ज शिकायत की माने तो उसकी जानने वाली महिला ने उसे बताया कि होटल में कोई उससे मिलने आ रहा है। इसके बाद से वहां कथित रूप से गुड़गांव के बीजेपी विधायक उमेश अग्रवाल पहुंचे और महिला से रेप किया। आरोपी ने अगले दिन 4 जनवरी को संदीप नाम के शख्स के साथ गाड़ी से उसे उसके घर तिलक नगर भिजवाया। आरोप है कि संदीप ने भी उसके घर में उसके साथ रेप किया। यही नहीं, एफआईआर में ये भी लिखा है कि उमेश अग्रवाल ने पीड़िता को 2 बार फोन कर धमकाया और कहा कि घटना की शिकायत पुलिस में करने पर बुरा अंजाम होगा। हमारा मकसद यहाँ पर किसी को कटघरे में खड़ा करना या फिर किसी पर इल्जाम लगाना नहीं है। हमारा मकसद है तथ्यों को सामने रखना, घटनाक्रम में आए नाटकीय मोड़ को उजागर करना और वो सवाल उठाना जो इस मामले से जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो वहीं दूसरी तरफ मामले को लेकर सियासी गलियारों में भी हलचलें तेज हैं। विरोधी अब इस मामले की सीबीआई द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। इनेलो से सांसद दुष्यंत चौटाला, आप के योगेंद्र यादव
और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने इस मामले को लेकर खट्टर सरकार पर निशाना साधा है। योगेंद्र यादव ने तो यहां तक कह दिया कि इस मुद्दे को वो दिल्ली चुनाव में बीजेपी के खिलाफ उठाएंगे। ये जो गुड़गांव के माननीय विधायक जी पे आरोप लगा है, ये बहुत गंभीर आरोप है। सिर्फ इसलिए नहीं कि अपराध बहुत गंभीर है, बल्कि इसलिए भी कि उसके बारे में अभी तक जो साक्ष्य हैं, एफआईआर दाखिल की गई है, मेडिकल हुआ है, और एफआईआर पढ़ के इसमें कोई संदेह नहीं बचता कि मामला बहुत गंभीर था। उसके बाद से जिस तरह से उस पीड़ित महिला से उल्टा बयान दिलवाया गया है, जिसके बीच में 7-8 दिन का वक्त है, ये इस संदेह को जन्म देता है कि उस घटना के बाद उस महिला पे दबाव डाला गया, किसी न किसी तरह से दबाव या प्रलोभन के अंदर वो उल्टा बयान दिलवाया गया, और ऐसे में ये अनिवार्य बन जाता है कि केवल उस उलट बयान के आधार पर इस मामले को बंद न किया जाए। न्याय की मांग है कि पुलिस इसकी पूरी जांच करे कि किन परिस्थितियों में उस महिला ने अपने बयान को पलटा। क्या उस पर कोई दबाव पड़ा, क्या उसको कोई प्रलोभन दिया गया। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, और आज प्रधानमंत्री जी वहाँ पर गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो इस तरह के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर पुलिस प्रशासन उसकी पूरी तहकीकात करे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हम केवल आरोप लगा दें तो वो भी नहीं ठीक है। लेकिन अगर उसमें गंभीरता है तो मैं समझता हूँ कि फिर जो कठोर से कठोर कदम हो सकता है वो उनकी पार्टी को भी उठाना चाहिए और सरकार को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए। इसके साथ साथ यही नहीं, कई और लोगों के भी ऊपर इस तरह के संगीन आरोप हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको भारतीय जनता पार्टी भी या किसी भी दल में वो हो, उनको निश्चित तौर पर इस तरीके से पब्लिक फिगर अगर कोई है और उसका इस तरह की बातों में नाम लिप्त उनका होता है, तो वो खुद क्लैरिफिकेशन उनको भी कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करना चाहिए, और जो सरकार है उसको भी इसमें स्पष्टीकरण देना चाहिए। आरोप लगे, 17 दिन एफआईआर को हुए होंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेगी, एफआईआर क्वॉश नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं दबाव तो है। उसके बाद 2 पन्नों की एक एफिडेविट आता है जिसके अंदर महिला आरोप वापस लेती है और कहती है कि आपसी झड़प के अंदर मैंने ऐसे संगीन आरोप लगाए। तो मुझे लगता है समाज के बेहतर के लिए सरकार को इस पर एक निष्पक्ष विजिलेंस की या सीबीआई की इंक्वायरी करानी चाहिए और दोषी को दोष की ओर ले जाकर उसको सजा देनी चाहिए। अगर महिला ने एक विधायक के ऊपर ऐसे आरोप केवल मात्र एक झड़प की वजह से लगाए तो महिला को सजा मिलनी चाहिए, और अगर विधायक दोषी है और विधायक ने ऐसे दुष्कर्म किया तो कैसे विधायक को सरकार का उल्टा डिफेंस। तो सियासी बयानबाजियां आपने सुनी कि किस तरह से तमाम राजनीतिक दल अब बीजेपी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर सब लोग कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीबीआई द्वारा इस मुद्दे की जांच कराई जानी चाहिए। हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू हमारे साथ फोन लाइन पर, साथ ही हाईकोर्ट की वकील रेखा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नवजोत, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। एक तरफ एफआईआर, तो उसके 9 दिन बाद यानी कि 13 तारीख की एफिडेविट की जो रिपोर्ट है वो वायरल होती दिखाई दे रही है, किस तरह से देख रही हैं आप? ये मामला अब लगातार गर्माता जा रहा है। उमेश अग्रवाल सबसे पहले ये खबर हरियाणा न्यूज ने बताई थी और दिखाई थी। एफआईआर की जो कॉपी है वो भी हमने दिखाई। तो सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं वो ये है कि उसमें मेडिकल एमएलसी नंबर डाला हुआ है। उसके बाद 376 में ये पूरा मामला दर्ज किया गया। उसके बाद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर एक एफिडेविट आता है कि मेरे ऊपर दबाव था तब मैंने ये किया। अगर मेडिकल हुआ है, फिर 376 सेक्शन लगा है, तो जाहिर तौर पर रेप हुआ है। उमेश अग्रवाल नहीं तो फिर कौन है गुनहगार? वो महिला भी गायब है। जब हमने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की, हमारे रिपोर्टर ने वहां पर उनके घर जाकर जांच की, तो महिला काफी दिनों से अपने घर पर नहीं है। आस पड़ोस वालों ने कहा कि काफी दिनों से कुछ लोग उनके बारे में पता करने आ रहे हैं, लेकिन अब वो वहां नहीं है। यहाँ पर रेखा अग्रवाल है, हाईकोर्ट की वकील है। मैं उनसे पहले सवाल करना चाहूंगी, उनसे हम कुछ तथ्य जानने की कोशिश करेंगे। रेखा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ जी, सुन रही हूँ मैं। रेखा जी, ये जो पूरा मामला बीजेपी के विधायक उमेश अग्रवाल पर दर्ज हुआ, एफआईआर नंबर 29 तिलक नगर थाने में, ये 4 तारीख का मामला है। अंडर सेक्शन 376 एंड 34 भी लगा है। इसमें इमीडिएट अरेस्ट होती है?
कुल होती है। देखिए 376 जो धारा है बहुत संगीन धारा है भारतीय दंड अधिनियम के तहत, और उसके साथ में अगर 34 भी लगा यानी कि सामूहिक बलात्कार हुआ है, और इसके अंदर पुलिस को तुरंत गिरफ्तारी करनी चाहिए क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और इसके लिए पुलिस को कोई अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं है। एफआईआर कटते ही जो अक्यूज है, जो मुल्जिम है, उसको अरेस्ट करना चाहिए। परंतु क्योंकि राजनीतिक मामला बन जाता है, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि महिला ने अपना जो बयान है वो गलत लिया है और अब एफिडेविट भी दे रही है, परंतु एमएलसी तो ये इस बात की पुष्टि करती हैं कि जबरदस्ती जो था लड़की के साथ में, महिला के साथ में, प्रोसिक्यूटर के साथ में जो शारीरिक अपराध हुआ है, तो उसमें से मतलब दो ही बातें निकलती हैं कि या तो महिला झूठ बोल रही है या जो एमएलसी है वो झूठ बोल रही है। तो एमएलसी होने के बाद में तो कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। पुलिस जब एमएलसी करवाने के लेके गई हैं तो उसके अंदर डॉक्टर ने जो अगर अपनी शारीरिक जांच करने के बाद में महिला की अगर ये अपनी रिपोर्ट दी है कि महिला के साथ जबरदस्ती करी गई, तो उसके बाद में तो इस बात की दो राय नहीं हो सकती कि इस मामले को जो औरत है उसके ऊपर दबाव डाला गया है, और ये उनसे एफिडेविट लिखवा के उससे कंप्लेन को वापस लेने की कोशिश कर रही है। हुई, मेडिकल हुआ, उसके बाद ही पुलिस ने धारा 376 यानी कि 376 लगाया, और अगर 376 लगाया यानी कि रेप का मामला दर्ज हुआ, तो ऐसे में या तो पुलिस पर दबाव है, पुलिस की कारगुजारी सवालों के घेरे में है, या फिर ये पूरी एफआईआर ही गलत है, मेडिकल गलत है, कौन गलत है? सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पे। तो जब तक जो ट्रायल कोर्ट है उसको खारिज नहीं कर देती है ट्रायल के बाद में, तो एफआईआर तो जब हो गई तो हो गई। ये बात अलग है कि पुलिस जो है तफ्तीश करने के बाद में अपनी जो फाइनल रिपोर्ट है वो क्लोजर रिपोर्ट है वो पेश कर दें और कहें कि जी हमने एफआईआर तो दर्ज कर ली क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है एफआईआर दर्ज करने के लिए, नहीं तो हमारे पर ये भी उंगली भी उठाई जाएगी कि आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करी। और जस्टिस वर्मा कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हुई हैं उसके बाद में तो अगर कोई पुलिस अधिकारी कंप्लेंट को दर्ज नहीं करता है, महिला जब कंप्लेंट करती है तो उसके ऊपर खुद एक अपराध बन जाता है। तो अगर ये पुलिस कर्मियों ने लिखी है अब एफआईआर और उसके साथ साथ भी हुई है, तो जब तक पुलिसकर्मी कोर्ट के अंदर, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर अपनी क्लोजर रिपोर्ट नहीं फाइल करते हैं और कहते हैं कि देखिए हमने इस केस की तफ्तीश करी और तफ्तीश के दौरान हमको ये सब मामले हमारी नजर के अंदर आए, तब तक एफआईआर बरकरार रहेगी। और एफआईआर अगर बरकरार है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जाके मुल्जिम को अरेस्ट करें। जी, और एक सवाल और है कि अगर अब ये कहा गया है एफिडेविट, क्योंकि 13 तारीख का ये एफिडेविट है उस महिला ने दिया और उसने ये कह दिया कि उमेश अग्रवाल पर तो मैंने जो इल्जाम लगाए वो तो दबाव में लगाए, लेकिन जब पुलिस ने धारा 376 के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया, एमएलसी हुई, मेडिकल हुआ, यानी कि वहाँ रेप की पुष्टि हुई, तभी 376 लगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं नवजोत जी, 376 एमएलसी के बाद लगा है जी। तो इसके अंदर मेरे को तो इसके अंदर बिल्कुल एक षड्यंत्र नजर आ रहा है। आपकी जो चर्चा मैं सुन रही हूँ उससे लगता है कि महिला पे दबाव डाला गया और उस महिला के उस एफिडेविट की बिल्कुल भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है जब तक वो अपना 164 का बयान नहीं देती। महिला के एफिडेविट की आप मतलब वो डस्टबिन में डालने के बराबर है। महिला ये केस तभी आगे चलेगा जब महिला 164 के बयान के अंदर जाके अपनी बात को या तो पुष्टि करती है कि उनके साथ बलात्कार हुआ था या कहती है कि नहीं हुआ था। तो इस एफिडेविट को तो आप सोचिए कि इसकी कोई भी जीरो वैल्यू है। इस एफिडेविट के बेस के ऊपर ये नहीं कहा जा सकता कि उमेश अग्रवाल जो है वो निर्दोष है। एफआईआर जो है उसको ऑन द फेस ऑफ इट देखना पड़ेगा। जो एफिडेविट है वो एक सप्लीमेंट्री चीज है। तो अगर महिला जब तक अपने 164 के बयान में, और 164 का बयान मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं, वो होता है कि जो महिला मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो है उनके सामने बैठ के बंद कमरे के अंदर अपनी उस मामले की संजीदगी को ध्यान रखते हुए, ये ओपन कोर्ट के अंदर नहीं होता है, ये जज के चेंबर के अंदर होता है जहाँ पे ये समझा जाता है कि महिला पर कोई तरह का दबाव नहीं है। तो जो 164 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत अपना जो बयान दर्ज करेंगी उसी के ऊपर आगे मुकदमा चलेगा। उस एफिडेविट की कोई वैल्यू नहीं है। और ऐसे में क्या अब तक बावजूद इसके कि उसने एफिडेविट दिया, पुलिस ने वो एफिडेविट लिया, आयु से हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो रेणुका इस पूरे मामले
को देख रही हैं, आईओ हैं या एसएचओ हैं, जी। वो इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो यानी अभी भी अरेस्ट होने की गुंजाइश बाकी है, भले ही एफिडेविट आ गया है, लेकिन पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए उमेश अग्रवाल को। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा 164 का जो बयान है वो ही कानूनी तौर के ऊपर पीस ऑफ एविडेंस है, उसी को एक सबूत के तौर के ऊपर लिया जा सकता है। उस एफिडेविट की कोई वैल्यू नहीं है। उस एफिडेविट को किस प्रेशर के अंदर दिलवाया गया, जब तक महिला जो है जज के सामने उनके कमरे के अंदर बयान नहीं देती, ये एफिडेविट आप जितने मर्जी लिखवा लीजिए, ये कोरे कागज है, कुछ भी इसका वैल्यू नहीं है। और इसलिए पुलिस को अपनी जो आगे जो अपनी प्रतिक्रिया है, जो उनको काम करना है, उसको रोकना नहीं चाहिए और जाके जो भी आरोपी हैं उनको अरेस्ट करना चाहिए। भुवन, यहाँ पर जो सवाल हमने खड़े किए वो सवाल काफी अहम है, इसीलिए ये एफिडेविट और जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उसमें कहीं तालमेल बैठता दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए पूरा मामला कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। जिस तरह से जो रेखा अग्रवाल वकील है हाईकोर्ट की, उन्होंने भी कहा कि इस एफिडेविट की कोई वैल्यू नहीं है। जब एक एफआईआर अंडर सेक्शन 376 रजिस्टर हो जाती है तो इमीडिएटली जो है अरेस्ट होनी चाहिए, लेकिन आप देखिए अरेस्ट नहीं हुआ। 4 तारीख या 5 तारीख से लेके 13 तारीख तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ और उसके बाद ये एफिडेविट सामने आ गया, तो सवालों के घेरे में तो यकीनन पूरा मामला है। जी रेखा अग्रवाल जी, मेरा भी आपसे एक सवाल है। मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि संदेह की नजरों से उस एफिडेविट को देखा जा रहा है और उसके कोई मायने नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। सवाल ये भी है कि पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर उदासीन बनी रही। आपने शुरुआत में पॉइंट उठाया था कि राजनीतिक चूंकि एंगल है, पॉलिटिकल एंगल है, तो हो सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर लेट लतीफी की गई हो, लेकिन जो धाराएं लगी हैं उसके हिसाब से पुलिस को तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए था। तो अब ओवरव्यू जो उस पूरे मामले का अगर हम देखें एफआईआर से लेकर एफिडेविट तक, आपको क्या लगता है अगर चूक हुई है, अगर कहीं लापरवाही दिखाई गई है तो वो सिर्फ पुलिस के द्वारा? चलिए, लगता है संपर्क उनसे हमारा टूट गया है। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश हम करेंगे। हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। नवजोत, कानूनी पहलू को हमने जाना, किस तरीके से अब इस पूरे मामले को देखा जाए, ना आरोपी पक्ष सीधे तौर पर सामने है, ना पीड़ित पक्ष सीधे तौर पर सामने है, चूंकि वो महिला जिससे हमारे संवाददाता भी लगातार संपर्क करने की कोशिश वो करते रहे, लेकिन वो अपने घर पर दिखाई नहीं दी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमारे संवाददाता ने, हमारे रिपोर्टर ने वहां जाकर पूरे घर का जायजा लिया, जो एड्रेस एफआईआर में दर्ज है। आस पड़ोस के लोगों से जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो आस पड़ोस के लोगों ने सिर्फ ये कहा कि बहुत से लोग पिछले कुछ दिनों में इनके बारे में पूछने के लिए आते रहे हैं, लेकिन अब ये महिला यहाँ पर नहीं है, तो आखिर वो महिला कहाँ है? अगर उन्होंने दबाव में ये सारा कुछ किया है तो वो सामने आकर अब बयान क्यों नहीं दे रही? आखिर उमेश अग्रवाल की ये चुप्पी क्या बयान क्या संकेत दे रही है? वो सामने आकर इस पूरे मामले में क्यों कुछ नहीं बोल रहे? तीसरी बात यह है कि सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेता अब इस पर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। भले ही ये इल्जाम गलत है या सही है, ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या एक निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार को या बीजेपी को अपने विधायक से जवाब तलब नहीं करना चाहिए? महज एक एफिडेविट के आ जाने से क्या सारे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? ये कोई पहला मामला नहीं है जो कि इस तरह का है। कई इस तरह के हाई प्रोफाइल मामले आते हैं, लेकिन उनमें फिर यही होता है कि दबाने की कोशिश होती है। लेकिन जब ये मामला उठता है तो डेफिनेटली एक निष्पक्ष जांच मुझे लगता है होनी चाहिए। और उमेश अग्रवाल पहले भी कहीं ना कहीं विवादों में रहे हैं, सुर्खियों में रहे हैं। नवजोत, 21 तारीख को हमें याद है, 21 जनवरी को, पिछले 2 दिन पहले हमने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। सबसे पहले हमने ही वो एफआईआर की रिपोर्ट जो है अपने सभी दर्शकों को दिखाई थी और पूरा मामला जो है ये पब्लिक डोमेन में आया था। क्या लगता है आपको, सक्रियता कहीं ना कहीं, विपक्षी तो अपना धर्म निभा रहे हैं, विरोधी तो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, लेकिन जो सरकार का पक्ष है, जो पार्टी का पक्ष है, वो कोई इनिशिएटिव लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, उनकी तरफ से सिर्फ ये एक सर्कुलर भेज दिया गया, ये एफिडेविट ये वायरल कर दिया गया और ये कह दिया गया कि महिला ने एफिडेविट दे दिया है। आखिर इसकी पूरे मामले, एक विधायक पर अगर इस तरह के आरोप लगते हैं तो अपने आप में एक बड़े आरोप हैं। उसकी सिर्फ एफिडेविट दे दिया गया और वापस हो गया। अगर महिला भी गलत है तो उस पर भी जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं इसकी पूरी जांच हुई? 5 तारीख को ये मामला आया
और 13 तारीख को ये एफिडेविट आ गया। यानी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं काफी लूपहोल्स हैं और जिस तरह से कहा है रेखा अग्रवाल ने, जो हाईकोर्ट की वकील है, अपने आप में ये पूरा का जो एफिडेविट है वो भी सवालों के घेरे में आ जाता है और पुलिस की कारगुजारी यहाँ पर सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में। और उसके ऊपर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर अगर एफआईआर हुई, ये सेक्शंस लगे तो अरेस्ट क्यों नहीं हुई, पूछताछ क्यों नहीं हुई। स्वच्छता की हम बात करते हैं तो स्वच्छता तो राजनीति में, कार्य प्रणाली में, हर जगह स्वच्छता होनी चाहिए और बीजेपी तो स्वच्छता अभियान को चला रही है, लेकिन नियत में अगर स्वच्छता नहीं होगी तो फिर आप किस तरह से सही चीजों की जो एक उम्मीद है वो कर सकते हैं। जी नवजोत मेरे साथ बने रहिए। राज सिंह राणा हमारे साथ कांग्रेस से इस बीच जुड़ गए हैं। राज सिंह राणा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी नमस्कार, धन्यवाद। मुद्दा उमेश अग्रवाल का हमने उठाया है, पहले एफआईआर और अब एफिडेविट लाकर बीजेपी ने सामने कर दिया है कि अब ये लीजिए एफिडेविट, जिसमें कहा गया कि सारे जो तथ्य थे, सारी जो बातें थी, दरअसल आवेग में आकर और गुस्से में आकर लिखवाई गई थी, वो हुआ नहीं था जो जिसका आरोप लगाया गया एफआईआर। मैं आपको अच्छे से सुन नहीं पा रहा हूँ। आपकी जो लाइन है मुझे लगता है इसमें कुछ डिस्टरबेंस है। चलिए एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश हम करेंगे। नवजोत आप भी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक के पास जब आएंगे जो तमाम सवाल आज हम उठा रहे हैं, जो उन 9 दिनों के फासलों में उठ खड़े हुए हैं, जो एफआईआर और एफिडेविट के बीच में सामने आए थे और जिसमें पुलिस ने शायद कोई स्टेप नहीं लिया था, जो साफ तौर पर यहां जगजाहिर होता नजर आ रहा है। कटघरे में कई लोग खड़े, लेकिन हमारा मकसद किसी पर इल्जाम लगाना नहीं, उन तमाम सवालों को उठाना है जो पूरी इस घटनाक्रम में, पूरे इस सर्कमस्टांसेस को लेकर खड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द होंगे यहाँ से। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम बहुत बढ़िया है जी। पिछली साल जो फसल हमारे नहीं हुई थी का फूल पैदा हुई है जी। पानी भी कुछ अड़का है जी, हमारा जी पानी बढ़िया नहीं है। जिप्सम मिट्टी ने बहुत बढ़िया काम किया जी। हर एक किसान इसका जरूर उपयोग करे। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद सीधा रुख करते हैं, कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, बहुत स्वागत है आपका। हुड्डा जी, आवाज आ रही है आपको? कृष्णमूर्ति जी, सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है, सुन रहा हूं जी। जी कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, मेरा सवाल ये है कि उमेश अग्रवाल
का जो पूरा प्रकरण है, रेप का आरोप उन पर पहले लगा, एफआईआर आई, उसके बाद अब एफिडेविट का एक वो वायरल हुआ है जिसको बीजेपी ने सामने रखा है। उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जितने भी आरोप एफआईआर में लगाए गए थे, जितनी भी शिकायत की गई थी, दरअसल वो आवेग में आकर कही गई थी, वो नाराजगी थी, गुस्से में थी वो पीड़ित महिला जिसने आरोप लगाया था, और उसने अपना विड्रॉ कर लिया है सारे आरोपों को। देखिए, इन्होंने पीड़ित महिला को लालच देके ये आरोप विड्रॉ कराए, ये खुद टाइप करा के लाए हुए एफिडेविट जी, और उनको ये नहीं पता कि आज अगर वो विड्रॉ करती है तो 182 का मुकदमा उस औरत पे बनेगा। झूठा मुकदमा दर्ज कराने का एक प्रावधान है पुलिस के पास जी, वो 182 में उसके खिलाफ कर सकते हैं। आपने झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, उस औरत को ये नहीं बताया उन्होंने कि अगर आप विड्रॉ करेंगी तो आपके खिलाफ मुकदमा बनेगा। इन्होंने उसको ये कहा कि हम देख लेंगे सब कुछ, सरकार हमारी है, और ये सरकार की ताकत में ये सारा मामला हुआ है। हकीकत में तो उमेश अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हम इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेगे। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, यहाँ पर दरअसल ये बात भी इंपॉर्टेंट है। हमने रेखा अग्रवाल जो कि हाईकोर्ट की वकील है, उससे जब बात की तो उन्होंने कहा कि इस एफिडेविट के कोई मायने नहीं है, ये कोई वैल्यू नहीं रखता है। जिस संगीन धाराओं में मामला दर्ज कराया गया है वो अपने आप में एक बड़ा इशू है। जब तक उसमें गिरफ्तारी और पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक ये पूरा मामला जो है वो खत्म नहीं हो सकता है। देखिए, जो नियम है उनके अनुसार जब एक बार एफआईआर दर्ज होती है तो वो कोर्ट में चली जाती है, और बड़ा संगीन मामला है जी, तो इसमें जज उस पीड़ित महिला को बुलाएगा, उनसे पूछेंगे कि भाई ये आप बताओ, ये आपसे जबरदस्ती कराया गया है या आपने खुद अपनी मर्जी से किया है जी। तो उस समय भी चलिए ठीक है, मैं वापस आपके पास रोकूंगा कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब। मेरे साथ राजीव जेटली, आप बीजेपी से जुड़ गए। जेटली साहब, विरोधी अब सीधा सवाल ये कर रहे हैं कि उमेश अग्रवाल का जो पूरा प्रकरण है इसको लेकर क्या बीजेपी सीबीआई जांच कराएगी, क्या निष्पक्ष जांच होगी? देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूं इस बात को जी। बड़ा कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट उस महिला की रही है। कभी उन्होंने क्लेम किया, फिर उसके बाद क्लेम को वापस लेने की बात करी। जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट रही है, एक विधायक हैं, उनके खिलाफ उन्होंने इस तरीके का आरोप लगाया है। पहले उसकी बात की पुष्टि हो जाने दीजिए। क्या इस बात की पुष्टि हुई है? ऐसा कोई काम हुआ है जैसा उसने इल्जाम लगाया? लेकिन पुष्टि कैसे होगी राजीव जेटली साहब, जब गिरफ्तारी ही नहीं होगी, एफआईआर से पुलिस आगे ही नहीं बढ़ेगी? इसको तो इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि राजनीतिक दबाव इस पूरे मामले को लेकर बनाया गया है। देखिए, दिल्ली के अंदर तिलक नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। तिलक नगर थाने के जो आईओ होंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे, उन्हें बेहतर पता होगा, क्योंकि हमारा कानून सक्षम है। हमारा कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, महिलाओं के साथ है, और जिस तरीके के हमारे कानून हैं उन कानूनों के बावजूद किसी भी तरीके से किसी भी गुनहगार को लूपहोल नहीं मिल सकता। बावजूद इसके तो आप मानते हैं इस पूरे मामले को लेकर जो धाराएं लगी गई हैं, जैसा कि एफआईआर में जिक्र किया गया है, तो पुलिस को तुरंत गिरफ्तारी करनी चाहिए थी? मैंने आपको यही बताया, बावजूद उसके अगर आईओ को ये महसूस होता है कि इल्जाम में कितनी वेटेज है, ज्यादा वेटेज लगेगी तो वो उसकी गिरफ्तारी भी करेंगे। लेकिन साइमल्टेनियसली जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो इन्वेस्टिगेशन अपनी तरह से चलती है। अब ये देखने की बात है कि जब महिला ने भी अपना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया, कभी इल्जाम लगाया और कभी बैकआउट कर गए, तो दोनों चीजों में एक इतने बड़े आप कह रहे हैं, आप पुलिस पर दारोमदार डाल रहे हैं कि पुलिस की जिम्मेदारी थी इस पूरे जांच को आगे बढ़ाने की, इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की। बने रहिए आप हमारे साथ। योगेश कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। योगेश जी, उमेश अग्रवाल पर जो रेप का आरोप लगा, उसके बाद एफआईआर सामने आई, उसके बाद एफिडेविट 13 तारीख का वायरल हो गया है। 13 तारीख को एफिडेविट दर्ज कराया गया जिसमें कहा गया कि सारे जो आरोप लगाए गए, सारी जो बातें एफआईआर में की गई हैं, दरअसल वो गुस्से में आकर, आवेग में आकर पीड़ित ने की हैं। अब इस सब चीज को विड्रॉ कर लिया गया है। क्या देखा जाए, राजनीतिक गलियारों से जब कोई राजनेता इस ऐसे आरोपों में घिरता है तो अमूमन लेट लतीफी भी देखी जाती है पुलिस के द्वारा, और इसमें कहीं ना कहीं यू टर्न वाली भी बात सामने आ जाती है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? अभी मैं जेटली जी को सुन रहा था जी। अगर सारी चीजें सही मान ली जाए कि उन पे इल्जाम जबरदस्ती लगवाए किसी ने या आवेश में आके उन्होंने लगाए, लेकिन रेप की पुष्टि हो चुकी है, उमेश अग्रवाल जी का नाम आ चुका है, और दिल्ली में जिस जगह पे ये केस दर्ज हुआ है वहां पे भाजपा की सरकार काम कर रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि वहां पे राष्ट्रपति शासन है, ठीक है।
तो अगर ये जिम्मेवारी पुलिस पे डालते हैं तो वो जिम्मेवारी भी डायरेक्टली बीजेपी के ऊपर आती है। तो बीजेपी के सुशासन का क्या हाल है, ये जेटली जी से पूछिए एक तो। दूसरा, अगर मान लें कि ये गलत केस दर्ज कराया है तो भाजपा क्यों नहीं काउंटर अटैक कर रही है, क्योंकि इनके ये इल्जाम छोटा नहीं है, बहुत बड़ा इल्जाम है। और 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जाके और लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, मुझे भीख में एक लड़की दे दो, ऐसे नाटकबाजी जो कर रहे हैं, इनका क्या औचित्य रह जाता है अगर ऐसे लोगों को आप सरेआम बचाते हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ योगेश कौशिक साहब, एक एक करके जवाब ले लेते हैं। राजीव जेटली साहब, मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो गई कि रेप हुआ है, सबसे पहली बात, इसमें उमेश अग्रवाल का साफ तौर पर एफआईआर में नाम है। मेरा सिर्फ सवाल आपसे यह है कि सरकार में रहते हुए और पार्टी संगठन की अगर मैं बात करूं तो क्यों नहीं उमेश अग्रवाल से जवाब तलब किया जा रहा है, क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में आकर उमेश अग्रवाल खुद या पार्टी जो है अपने आप को लेकर के डिफेंड कर रही है? देखिए, मैं सारी बातों का ही जवाब दे देता हूँ। कौशिक साहब को शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा, वैसे तो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं ये, कि राष्ट्रपति शासन का मतलब किसी सरकार का शासन नहीं होता है। गवर्नर का जब शासन होता है तो वहाँ पे कोई सरकार काम नहीं करती है। तो ये पहली बात, तो इस बात को ये समझे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई पुलिस राजनाथ सिंह जी के अंदर है। दूसरी बात ये कहता हूँ, हेलो जी राजीव जी, हाँ, दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, आप ये देखिए, महिला ने इल्जाम लगाया, महिला ने ही बैकआउट कर लिया। आप एक सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं, एक पीपल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर इल्जाम लगाना और उसके बाद उसको बैकआउट कर जाना। आप सिक्के के दूसरे पहलू को नहीं देख रहे हैं। अगर किसी का नाम खराब कर दिया जाए और बाद में उसके वो गुनहगार ना नहीं, अगर नाम खराब करने की कोशिश भी राजीव जेटली साहब की गई है तो मेरा सीधा सा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जितना बड़ा संगठन है देश में, एक राजनीतिक संगठन है, क्यों नहीं आपने आकर, आपके विधायक पर अगर इल्जाम लगे हैं तो क्यों नहीं आपने स्पष्टीकरण दिया, क्यों नहीं आपने उसको डिफेंड किया? सवाल इसलिए क्योंकि वो भी मीडिया से भागते हुए नजर आ रहे हैं ना। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, उमेश अग्रवाल जी ने अपना खुद बयान दिया था मीडिया में आकर उसी वक्त नेक्स्ट डे, और उसके बाद ये बयान हमारे मुख्यमंत्री जी के ओएसडी की तरफ से भी नेक्स्ट डे आ गया था। उन्होंने भी ये बात रखी थी कि महिला ने अपना बयान वापस ले लिया है। आज सुबह एफआईआर दर्ज करवाते हैं और शाम को आप बयान वापस ले लेते हैं। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए। इल्जाम लगा देने से, किसी का नाम खराब कर देने से, अगर ऐसे एफआईआर करने से ही इतनी आसानी से लोगों को गुनहगार ठहरा दिया, चलिए, तो मुझे लगता है जिसके मेरे साथ आईएनएलडी से दिनेश अग्रवाल फोन लाइन पर आए। दिनेश जी, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या कुछ टिप्पणी है? जब एफिडेविट सामने आ गया है तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि नाम खराब करने की कोशिश जो है वो की जा रही थी, पहले एफआईआर में झूठी बातें कही गई, उसके बाद एफिडेविट लाकर सब बातों को विड्रॉ कर लिया गया। मैं तो राजीव भाई जी से केवल एक बात पूछना चाहूंगा कि मुख्तार अब्बास नकवी जी को उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने, वहां की कोर्ट ने उनको 1 साल की सजा और 2000 रुपए जुर्माना किया है, और उन्होंने बेल के ऊपर है आज वो। जब सजा याफ्ता लोगों को आप अपने मंत्रिमंडल में आज भी जगह देते हैं, आज भी आप उनसे ना रिजाइन मांगते हैं, ना उनको पार्टी से निष्कासित करते हैं, तो उमेश अग्रवाल के मामले में तो आप जो उनका बचाव कर रहे हैं, आप बिल्कुल निश्चित तौर पर करने का काम करेंगे। परंतु ठीक है, चलिए मेरे पास वक्त की कमी है दिनेश जी, लेकिन राजीव जेटली साहब जाते जाते मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो तमाम बड़े सवाल अब उठ खड़े हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर, एक अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई, इसको कहीं ना कहीं इसका समाधान तो करना ही होगा, इसकी राह तो निकालनी ही होगी। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर विरोधी जो बात कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की एक निष्पक्ष जांच करा ली जाए, अगर ये मामला उठा है तो आपको भी अपने आप को पाक साफ बताने के लिए जांच करानी जरूरी है। क्या सरकार, क्या पार्टी इसकी सीबीआई जांच कराने जा रही है? चलिए, लगता है जवाब राजीव जेटली के पास इस सवाल का नहीं था, लिहाजा फोन उन्होंने काट दिया है। लेकिन वो तमाम बड़े मुद्दे जिनको आज हमने सियासत में उठाया, ये मुद्दे लगातार यूं ही जारी रहेंगे जब तक इस पूरे मामले पर एक जांच नहीं हो जाती है। फिलहाल सियासत में इतना ही। हरियाणा न्यूज पर आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।